नमस्कार साथियों, मेरा नाम नीरज जारवाल है और मैं खैरतल तिजारत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और आज क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के बारे में बोलना चाहता हूँ, ताकि भारत सरकार तक और राजस्थान सरकार तक मेरी जो भी सवाल है मेरे और जो भी समस्या है ट्रांसपोर्टर और मोटर मालिकों के साथ, वह सब सरकार के पास पहुँचे। अब आप हमें ये बताइए कि जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, इससे ट्रांसपोर्ट जगत में क्या नुकसान हुआ है या इनको फ़ायदा हुआ है? देखो, जो हाल ही में अभी पेट्रोल डीजल पर प्राइस बढ़ गए, मैं तो मोस्टली डीजल की बात करूँगा, क्यों कमर्शियल जो व्हीकल होते हैं फ्लीट वगैरह में वो डीजल के कंज्यूम करते हैं। तो अभी हाल ही में स्टार्टिंग में भारत सरकार ने 3 रुपये की बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी किया था कि 3 रुपये एक रात में बढ़ा दिए। तो उसको धीरे धीरे 5, 7, 10 दिनों में लेवल तक ले जाते हुए 10 रुपये पे गाड़ी पहुंचा दी। 10 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है। अब ऐसे में मोटर मालिकों पे बहुत लोड पड़ा है, ये बहुत बड़ा भार है 10 रुपये लीटर पे। आज छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। आज मान लो कोई 22 चक्का ट्रक है, 22 चक्का ट्रेलर है, वो माइलेज देता है 2.5 की, 2.25 की, 2.5 की। रास्ते काफ़ी जगह आज भी भारत में ऐसे हैं जहाँ पर 2 की माइलेज देते हैं। तो 10 रुपये प्रति किलोमीटर में लीटर पे बढ़ोतरी हो गई। आज कोई गाड़ी वाला मान लो एग्जांपल अलवर से कोलकाता का माल भर लेता है, कोलकाता 1500 किलोमीटर पड़ता है इधर से, तो वो जाने में 700 लीटर डीजल मिनिमम खाएगा। 700 लीटर डीजल पर आप 10 रुपये किलो 700 लीटर पे 10 रुपये लीटर के हिसाब से एडजस्ट करो, तो कम से कम वन ट्रिप में अप एंड डाउन में 15 से 20 हज़ार रुपये का डीजल का फ़र्क आ गया। तो इससे तो बहुत बड़ा बर्डन पड़ा है मोटर मालिकों पे। असली मार तो डीजल से ही पड़ी है। टोल टैक्स में लगातार वृद्धि से ट्रांसपोर्टरों को क्या नुकसान हो रहा है? टोल टैक्स में भी उतना ही नुकसान है जैसे डीजल पे है। अब हर साल टोल टैक्स में वृद्धि होती है, 10%, 15% की वृद्धि हो रही है। टोल महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार है जो, चलो गवर्नमेंट की जो इनकम के सोर्स हैं, डीजल हो गए, पेट्रोल हो गए, इन पे तो गवर्नमेंट लगातार वृद्धि कर रही है। और जो ट्रांसपोर्टर और मोटर मालिकों के इनकम के सोर्स हैं, उनमें वृद्धि नहीं कर रही। जैसे फ्रेट प्राइस हो गया, माल भाड़े हो गए, इनों में सरकार वृद्धि नहीं कर रही। यदि भारत सरकार टोल टैक्स में, डीजल में, टायर हो गए, स्पेयर पार्ट्स वगैरह हो गए, इनों में बढ़ोतरी होती है, तो माल भाड़े जो होते हैं, फ्रेट प्राइस बोलते हैं जिनको इंग्लिश में, उनों भी तो बढ़ोतरी होनी चाहिए। उनों बढ़ोतरी सरकार क्यों नहीं कर रही? एक बहुत बड़ा पॉइंट है मोटर मालिकों के और भारत सरकार के लिए, क्योंकि फ्रेट में जब तक बढ़ोतरी नहीं होगी तो मोटर मालिक कैसे इनकम करेगा? उसके बिना तो इनकम होगी नहीं। क्यों? तो माल भाड़े पे डिपेंड होता है पूरी तरह से। छोटे ट्रक मालिकों की स्थिति में आज कितनी चुनौतीपूर्वक है? आज के टाइम में तो मैं आपको कहना चाहूँ, आज के टाइम में तो ट्रक चलाना रोज़गार नहीं, मजबूरी हो गया है। सीधी सी भाषा में बताऊं, जो सिंगल मोटर मालिक है, आज हम जैसे हैं, हम जैसे भी सिंगल मोटर मालिक की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? जिसके पास 2, 4, 5 फ्लीट होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। तो हम जैसे से भी देखो सिंगल मोटर मालिक की गिनती में आते हैं। तो सिंगल मोटर मालिक पे जितना भार पड़ा, इतना तो शायद ही बड़े मोटर मालिकों पे नहीं पड़ा। क्यों? सिंगल मोटर मालिक के पास तो सोर्स ऑफ इनकम ही वही होता है। मान लो किसी के पास एक फ्लीट है, एक ट्रक है, तो वो तो उसी ट्रक पे डिपेंड है, उससे उसको चलाना है, उससे ही कमाना है, उससे ही फैमिली का जो अकोमोडेशन है, परिवार को चालन करना है, उससे ही संचालित करेगा पूरी चीज़ें। अब ऐसे में जब वो ट्रक ही कमाई नहीं करेगा तो सरकार उसमें फिर वो कैसे मतलब अपने आप को इम्प्रूवमेंट करेगा? वो तो कर्जे में ढलता जा रहा है, किस्तें टाइम पे नहीं भर रही। आज का समय इतना ख़राब हो चुका है मोटर मालिकों का, जो ईएमआई होती है ना बैंकों की, बैंक करप्ट हो चुके हैं मोटर मालिक। किस्तें समय पे नहीं जा रही है, 2-2 किस्तें टूट गई हैं, 3-3 हो गई। बहुत भाइयों की गाड़ियां पकड़ ली बैंक वालों ने रास्ते में। तो मैं कह रहा हूँ बर्बादी का पूरा कगार पे आ गया
मोटर मालिक तो बहुत ज़्यादा, सरकार से मैं तो विनती यही करना चाहता हूँ, कम से कम इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दे। सारे सेक्टरों पे सरकार ध्यान देती है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे भी सरकार ध्यान दे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर भारत की इकोनॉमी होते हैं, जो उसको चलाने के लिए सबसे बड़ा योगदान ट्रांसपोर्ट का ही होता है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ट्रांसपोर्ट उद्योग के लिए क्या सुधार कर सकती है? बहुत चीज़ें हैं। सबसे बड़ी आजकल प्रशासन की कमी के कारण फिर इतनी लूटपाट है, सबसे ज़्यादा तो प्रशासन में चेंजेस लाना पड़ेगा। जो ये आरटीओ होते हैं, पुलिस होते हैं, ये क्या नाजायज़ लूटपाट ज़्यादा करते हैं। क्यों, मैं इस फील्ड से, इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मेरे को नॉलेज है, हर लाइन की मेरे को नॉलेज है। आज इतना करप्शन है, आरटीओ कहीं रास्ते में गाड़ी रोक लेता है, क्यों आज के समय में बिना डॉक्यूमेंट्स के तो गाड़ी चल ही नहीं सकती रोड पे। क्यों, टोल टैक्सों पे ही चालान हो जाते हैं अब तो। यदि कोई पेपर कंप्लीट नहीं है तो टोल टैक्स से गाड़ी निकलेगी तो उधर से ही ऑटोमेटिक चालान आ जाता है अब तो बिना कागज़ के गाड़ी चल नहीं सकती। फिर भी पुलिस वाले रास्ते में रोक लेते हैं। आरटीओ तो हर जगह ही आजकल, क्यों, डिस्ट्रिक्ट हर 20 किलोमीटर में डिस्ट्रिक्ट हो गया और हर डिस्ट्रिक्ट में आरटीओ लगता है। तो आरटीओ तो इतनी जगह मिलता है, कहीं 500 रुपये लेते हैं, कहीं 1000 रुपये लेते हैं। तो इतना बुरा हाल है, काफ़ी जगह तो 2-2 हज़ार रुपये लेते हैं। और बंगाल के अंदर की स्थिति बता दूं, भारत में एक प्रावधान है नेशनल परमिट का। जो नेशनल परमिट जिस गाड़ी का इशू होता है वो पूरे भारत के अंदर कहीं भी जा सकती है, हर राज्य में। फिर भी एक बंगाल के अंदर स्पेशल टैक्स के नाम से एक लूटपाट होती है, डंडा टैक्स, उसको बोलते हैं डंडा टैक्स। यदि वो डंडा टैक्स का पैसा नहीं जमा कराता है तो वो गाड़ियाँ बंद कर देते हैं, 25-25 हज़ार रुपये का चालान करते हैं आरटीओ। फिर पहले कम्युनिस्ट पार्टी आई थी बंगाल के अंदर, उसने भी डंडा टैक्स जारी किया था, वहाँ लूटपाट हुई थी। फिर टीएमसी आई, टीएमसी में भी यही हाल रहा है। अब बीजेपी सरकार आई है, हालांकि ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1 महीना लगभग हुआ है। तो अभी तक तो देखो बीजेपी सरकार ने भी इसमें कोई चेंजेस लाने के अभी तो कोई सुनने में नहीं आया, नोटिफिकेशन के डंडा टैक्स रहेगा या बंद करेंगी सरकार, अभी तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। लेकिन बहुत ज़्यादा लूट है इस क्षेत्र में। चेंजेस के प्रशासन सबसे पहले बदला हुआ है। और जो मोटर मालिकों की समस्या है, ट्रांसपोर्टरों की समस्या है, उसको सरकार सुने। भारत सरकार, नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री हैं, उन लोगों को क्या इनकी समस्या देखनी चाहिए। भाई फ्रेट जो होता है, माल भाड़े फिक्स किए जाएं ताकि उनके इनकम फिक्स हो। तो और भी बहुत चीज़ें हैं, डीजल वगैरह का प्राइस हो, इन पे नियंत्रित हो। क्या सरकार ट्रांसपोर्टरों को केवल टैक्स देने वाला वर्ग मानती है या उनकी समस्याओं पर भी ध्यान देती है? देखो आज के समय में तो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको टैक्स देने के लिए ही सरकार मानती है, क्यों, उनकी समस्या, एक भी समस्या भारत सरकार नहीं सुन रही है। बता कौन सी समस्या? ड्राइवरों के साथ अत्याचार होता है रास्ते में, बहुत अधिकारी ऐसे मिलते हैं कि मार लगाते हैं, ड्राइवरों की पिटाई करते हैं। हाँ, तमाम वीडियो वायरल हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान का ही आरटीओ था, बूंदी का था, किधर का था, कितना बुरा उस ड्राइवर को पीटा था। तो सरकार ध्यान तो देती नहीं है इन चीज़ों पे। अब दूसरी बात, और हर बार टैक्स में वृद्धि हो रही है। इस बार भी राजस्थान टैक्स में वृद्धि की गई है, जो सालाना टैक्स जाता है मार्च से मार्च, उसमें भी वृद्धि की गई है। अब परमिटों में देखो नया इन्होंने एक चीज़ नई लागू कर दी, VLTD डिवाइस का। अब जिन गाड़ियों में VLTD डिवाइस नहीं, उनके परमिट जारी नहीं होंगे, तो फिटनेस जारी नहीं होंगी। तो पैसों में, फीस में वृद्धि कर दी, लेकिन समस्याओं में कमी नहीं कर रही। समस्या जो है इनके साथ, मोटर मालिकों के, ड्राइवरों के साथ, इनकी समस्याओं में कमी नहीं हो रही है। तो ये तो सीधा सा हुआ ना, सरकार टैक्स लेने के लिए ही समझती है मोटर मालिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। ट्रांसपोर्ट सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, फिर भी इसे पर्याप्त राहत क्यों नहीं मिलती? अब ये तो देखो गवर्नमेंट का इशू है, इसमें गवर्नमेंट की समस्या, ये समस्या तो खैर हमारी है, पर इसमें तो गवर्नमेंट के हाथ में है, इसको क्या करना है इनके साथ। लेकिन गवर्नमेंट देखो हड़तालें भी खूब करी, तमाम यूनियन थी, खूब लेटरें दिए हैं दिल्ली के अंदर, तमाम लेटरें हाई सुप्रीम कोर्ट में दे दी। अभी ये 15 साल का NCR का चला था लफड़ा, सुप्रीम कोर्ट में शुरू में आदेश आया था कि क्या बोलते हैं, पोल्यूशन के आधार पर इनको परमिशन मिलेगी NCR क्षेत्र में गाड़ी, लेकिन फिर भी अभी भी 10 साल ही रह गया, 10 साल से ज़्यादा NCR क्षेत्र में गाड़ियाँ नहीं चलती डीजल वाली। और ये तो छोड़ो, डीजल की तो छोड़ो, अभी दिल्ली में एक नया कानून आया है,
BS4 को ही अलाउ नहीं कर रहे, जबकि BS4 जो गाड़ियां हैं वो तो अभी तो NCR में आई भी नहीं है, अभी तो नॉन NCR में है वो, उन्हों कोई दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं दे रही गवर्नमेंट। जब डीजल, टोल टैक्स, स्पेयर पार्ट्स महंगे हो रहे हैं तो क्या माल भाड़ा बढ़ाने के लिए भी सरकार कोई प्रयत्न कर रही है आपके हिसाब से? देखो सरकार इसमें कोई प्रयत्न नहीं कर रही, तमाम मैं बता रहा था ना अभी हड़तालें करी हैं, अब डीजल महंगा हुआ है, खूब लेटरें जारी हो रहे हैं, खूब कोशिश कर रहे हैं मोटर मालिक, ट्रांसपोर्टर के भाड़ा बढ़े, लेकिन पार्टियां भी भाड़ा नहीं बढ़ा रही। और क्यों? गवर्नमेंट का इन्हों को आदेश जारी नहीं हुआ। गवर्नमेंट यदि आदेश जारी कर दे ना, सख्त कार्रवाई करे, यदि जो कम भाड़े में गाड़ी लगेगी उस पर चालान हो, उस पर जुर्माना ठोका जाए तो बदलाव आ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही, चल रहा है जैसा काम चल रहा है। बेचारा क्या करे, जिनकी किस्त लाख लाख रुपए की गाड़ी है वो क्या सोचेंगे, अरे 30,000 कम बच जाए, किस्त तो भरेगी गाड़ी कम से कम, हमको नहीं बचेगा तो क्या करे, किस्त तो जाए, वो यही सोचेगा, हार के गाड़ियाँ चलानी पड़ रही है। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे मंत्री नितिन गडकरी साहब इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? देखो मैं तो हाथ जोड़ के परिवहन मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ, देखो ट्रांसपोर्ट सेक्टर इतना बड़ा है भारत के अंदर, जो देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी ट्रांसपोर्ट सेक्टर ही है भारत के अंदर। आप लोग इनकी समस्याओं को सुनो और इनकी समाधान करो। क्यों? ये सेक्टर बर्बाद होने की कगार पे आ गया है। जो मध्यम वर्ग के मोटर मालिक थे हम जैसे, वो ये लगा लो बर्बाद होने की कगार पर, कर्ज में डूब गए। उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चों के सपने हैं, उनके भी परिवार है। उन्होंने भी सोचा था कि हम भी तरक्की करेंगे, 2 पैसे कमाएंगे, सरकार में भी हम योगदान देंगे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, और हम अपना भी उद्धार करेंगे, अपने बच्चों का भी फ्यूचर सेट करेंगे। लेकिन सारे चीज़ों पे पानी फिरता नज़र आ रहा है। क्यों? बैंक करप्टेड हो चुके हैं, बैंकों की EMI नहीं जा रही गाड़ियों की, 1-1 लाख रुपए की किस्तें। आज के टाइम में गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई है और बनाना मजबूरी हो गया। क्या कर सकता है मोटर मालिक? जो इस लाइन में आ गया वो इस लाइन को छोड़ के नहीं जा सकता। जिस प्रकार किसानों को सब्सिडियां मिलती हैं, क्या उसी प्रकार ट्रक मालिकों को भी सब्सिडी का अधिकार है? देखो अभी तक तो ऐसा कोई कानून सुनने भी नहीं आया, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे सामने भी नहीं आया। तो सब्सिडी का तो देखो ये चीज़ तो पॉसिबल होने को तो सब चीज़ पॉसिबल हो सकती है। क्यों? गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी संभव कर सकती है, लेकिन अब ये सब्सिडी का तो ऐसा चीज़ मेरे को संभव लग नहीं रही है। जैसे अब इसमें तो अब इस पॉइंट पर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। क्यों? मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का। ड्राइवरों के वेतन और सुविधाओं की स्थिति क्या है ट्रांसपोर्ट जगत में? देखो ड्राइवरों के वेतन भी अभी देखो समय के अकॉर्डिंग इंक्रीज हुए हैं। ड्राइवरों की जो सैलरी थी पहले कम पैसे थे, पहले उनको जो डेली वेज पे खर्चा मिलता था, जिसको आम भाषा में रोटी खर्चा बोलते हैं, वो भी कम था। अभी क्या मोटर मालिकों ने समय को देख के, क्यों जब ड्राइवर ही गाड़ी पर नहीं जाएगा तो गाड़ी कैसे चलेगी, उसने भी समय को देख के उसमें बढ़ोतरी कर दी, तनख्वाह में भी बढ़ोतरी करी है, रोटी खर्चे में बढ़ोतरी करी है। लेकिन इनकम में जो मोटर मालिक की जो इनकम है, भाड़े माल भाड़े में बढ़ोतरी नहीं हो रही। गाड़ियाँ भी महंगी हो गई, किस्तें भी महंगे, बीमा भी महंगा, टायर भी महंगे, डीजल भी महंगा, सब चीज़ महंगी हो गई, लेकिन भाड़े नहीं बढ़े। आप रिकॉर्ड उठाओ पिछले 5 साल का, वही भाड़े आज थे, वही 5 साल पहले थे। 10 साल पीछे चले जाओ समय के अकॉर्डिंग, 10 साल पीछे भी आप जाओगे वही भाड़े थे, लगभग कुछ बदलाव नहीं आया। फास्टैग और डिजिटल सिस्टम से ट्रांसपोर्टरों को कितना लाभ हुआ है? देखो लाभ हुआ है। पहले क्या है, ऑफलाइन टोल टैक्स करते थे, धांधलियाँ हो जाती थी, उसमें सरकार के साथ भी चीटिंग होती थी। क्यों? बहुत ऐसे थे जैसे 500 का टोल लग रहा है, 100 रुपये दे दिए 2 नंबर में, दे के निकल गया। उसमें क्या सरकार को तो इनकम नहीं हुई ना। तो इसमें तो देखो बदलाव आया है। डिजिटल समय में क्या डीजल लेने में दिक्कत नहीं आती, आजकल फ़ोन पे से पैसा डालो तुरंत डीजल मिल जाता है, फास्टैग से ऑटोमेटिक टोल कट जाता है। देखो इन चीज़ों में तो फ़ायदा हुआ है, डिजिटलाइज हुआ है सिस्टम, तो इसमें तो बेनिफिट हुआ है। एक सवाल और है आपसे, जितनी भी आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, परमिट ऑनलाइन हो गए हैं, तो क्या आप लोगों का कार्य आसानी से हो पा रहा है? देखो अभी इस चीज़ में मैं रिसेंटली बात करूं, अभी जो फ़िलहाल मैट टाइम चल रही है जो प्रॉब्लम, पिछले 1 मंथ से राजस्थान के अंदर मैं बताता हूं आपको, जब से ये अभी इन्होंने चेंजेस करा है, जो आयुक्त हैं जयपुर से,
इन्होंने चेंजेस कराए सारे ऑनलाइन सिस्टम में। मतलब इन्होंने एनओसी का चार्ज ई मित्र वालों को दे दिया, जो साइबर वाले होते हैं, बाहर बैठे होते हैं कंप्यूटर वाले। अभी ना तो वो ई मित्र से एनओसी जारी हो रही, ना ही अलवर में जो अंदर आरटी ऑफिस होता है, अलवर की बात बता रहा हूँ मैं, आरटी ऑफिस होता है जो, ना तो उन्हों के आईडीओ से जो क्लर्क होते हैं प्रशासनिक अधिकारी, ना इनकी आईडीओ से एनओसी जारी होता है। सिस्टम नहीं काम कर रहा। अब पिछले मैं 25 दिन से बता रहा हूँ, मैं खुद की समस्या बताऊँ। मेरी एक गाड़ी है जो मेरे को, जिसकी एनओसी इशू करानी है। पिछले 25 दिन से मैं चक्कर काट रहा हूँ आरटी ऑफिस का। डीटीओ मैडम से बात हो गई इस समस्या के ऊपर। मैडम बोलती है सर्वर काम नहीं कर रहा, पोर्टल नहीं चल रहा। क्लर्क से बात होती है, उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं, आगे से आयुक्त ने जारी करा है, वो वहाँ से कुछ बदलाव होंगे तो यहाँ से करेंगे, जब हमारे हाथ में कुछ हो सकता है हमारे एंड से। सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ये हालांकि डिजिटल सिस्टम तो कर दिया, पर इस पर गवर्नमेंट वर्क तो प्रॉपरली करें। सिस्टम ही नहीं काम कर रहा सरकार का। 20-25 दिन से तो मेरी खुद की एक गाड़ी उड़ीसा के अंदर खड़ी है। रीजन ये है उसकी एनओसी इशू नहीं हो रही। एनओसी इशू हो तो उसके पेपर रीजनरेट हो, री रजिस्ट्रेशन हो तो वो गाड़ी चलने लायक हो, इसलिए उसको रुकवा के खड़ा करा हुआ है। क्या करें, क्यों साइट चल नहीं रही। लोग बागों की गाड़ियाँ खड़ी है, किसी की एमपी बॉर्डर पे खड़ी है। क्यों, मैं आरटी ऑफिस में पिछले 20 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, 20 से 25 दिन हो गए मेरे को। तो वहाँ समस्या देखता हूँ, किसी की एमपी बॉर्डर पे गाड़ी खड़ी है, किसी की बंगाल बॉर्डर पे गाड़ी खड़ी है। क्यों, ना तो परमिट जारी हो रहे, बिना परमिट के गाड़ी चला नहीं सकते। क्यों, इलीगल काम है, और आज के समय में इलीगल काम करना पॉसिबल नहीं है, और ये चीज़ गलत भी है। इस चीज़ का देखो, हम इसका समर्थन भी नहीं करते, ये चीज़ गलत है। क्यों, आजकल टोल टैक्सों पे चालान हो जाते हैं। जैसे गाड़ियाँ निकल जाती है तो टोल टैक्स पर ऑटोमेटिक चालान हो जाते हैं यदि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं रहते। लेकिन सरकार का यदि मोटर मालिक टैक्स भरने में देरी कर दे, किसी कागज़ को, परमिट को इशू कराने में देरी कर दे, तो सरकार उस पर पेनल्टी लगा देती है। पेनल्टी लगा के, ब्याज लगा के उससे पैसा वसूलती है। अब सरकार के सिस्टम की वजह से मोटर मालिकों की गाड़ी खड़ी है रास्ते में 20-20 दिन से, 15-15 दिन से, तो उनका भी हर्जाना कौन, उसका जवाबदेह कौन है? उनका जो नुकसान हो रहा है उनका हर्जाना कौन देगा? क्या सरकार देगी? ये राजस्थान का मैं सिस्टम बता रहा हूँ। हाल ही में सबको पता भी है ये सिस्टम, इस समय बहुत समस्या चल रही है। परमिट जारी नहीं हो रहे, फिटनेस जारी नहीं हो रही। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, यदि कोई सिस्टम में बदलाव कराए तो उसको प्रॉपरली उस पर वर्क करे। जो भी साइबर टीम है, आईटी टीम है, प्रॉपरली वर्क करे, ताकि काम तो करे। पोर्टल 25-25 दिन से काम नहीं कर रहा है ऐसे में तो, और ये डिपार्टमेंट ऐसा, इसमें तो इमीडिएटली काम होना चाहिए ट्रांसपोर्ट विभाग में। और आजकल तो जमाना डिजिटलाइज हो गया, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो इसमें तो बदलाव में तो टाइम लगना नहीं चाहिए किसी चीज़ को होने में। पर लेकिन समस्याओं का सामना बहुत करना पड़ रहा है। क्यों, इस चीज़ से मैं परिचित हूँ। 20-25 दिन से मैं खुद अलवर आरटी ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कोई सिस्टम में बदलाव किया तो उसको प्रॉपरली उस पर वर्क करे, गवर्नमेंट फोकस करे। आईटी टीम, साइबर टीम, जिसकी भी वजह से, कमी की वजह से हो रहा है ये, उस पर प्रॉपरली वर्क करे। धन्यवाद।